आज की कहानी एक बहुत ही अजीब कहानी है। एक ऐसी कहानी, एक ऐसा मर्डर केस, कत्ल की एक ऐसी उलझी हुई पहेली जिसे लखनऊ पुलिस सुलझा नहीं पाती, तमाम हथकंडे अपनाने के बावजूद। और कैसे इस केस को एक आत्मा ने अपने हाथ में लिया और कैसे ये केस उसके बाद सुलझता है, ये उसकी कहानी है। तो नमस्कार, प्रणाम, मैं मनीष त्रिपाठी और आज की कहानी रूबी नाम की एक लड़की की है। रूबी लखनऊ में रहा करती थी, एक गरीब परिवार की लड़की, और ज़िंदगी ठीक-ठाक चल रही थी। रूबी की शादी हो गई, शादी के बाद 2 बच्चे हुए, लेकिन कुछ ही वक़्त के बाद ही पति के साथ कुछ अनबन हो गया। पति शराब पीता था, तो पति और पत्नी दोनों अलग हो गए। अब रूबी अपने दोनों बच्चों के साथ अपनी ज़िंदगी गुज़ारने के लिए अपनी माँ के घर आ गई। माँ भी अकेली थी और कोई था नहीं, तो माँ को भी अपनी बेटी का सहारा मिल गया, बेटी को माँ का सहारा मिल गया और सब कुछ ज़िंदगी में ठीक-ठाक चलता रहा। रूबी की उम्र कोई ज़्यादा थी नहीं। अब माँ के साथ रहते-रहते वहीं थोड़ी दूर पर एक तांत्रिक रहा करता था और उस तांत्रिक के पास आस-पास के लोग जाया करते थे। कई लोग दूर से भी आते थे, अपनी-अपनी समस्याओं को लेकर, कई जादू-टोना करवाने के लिए और कई सारी चीज़ें। तो एक आदमी जब बेबस और मजबूर हो जाता है या फिर डरा हुआ होता है, तो हमेशा तांत्रिक लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं। तो उसी वजह से बहुत सारे लोग उसके पास आते थे। रूबी भी अब चूँकि उसकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें थी, पति से तलाक हो चुका था, 2 बच्चे, उधर माँ क्या करे? तो रूबी भी उस तांत्रिक के पास गई कि शायद ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें हों, कुछ ऐसी खुशियाँ हों, जो उसके पास आए। तो वो तांत्रिक के पास गई। कई बार वहम होता है, उसे लगा कि तांत्रिक के पास जाने के बाद कुछ फ़ायदा होने लगा है, तो वो जाने लगी। धीरे-धीरे वह लगभग हर हफ्ते, महीने में 3-4 बार तांत्रिक के पास जाती और तांत्रिक के पास जब वो जाती, तो कई बार अपनी माँ को भी ले जाती। तो माँ भी ये जानती थी कि रूबी जो है उसकी बेटी तांत्रिक के पास अक्सर जाती है, अपनी समस्याओं को लेकर, और अक्सर जाती है। तो तांत्रिक से माँ भी अनजान नहीं थी। धीरे-धीरे वक़्त बीता, जैसा-जैसा तांत्रिक समस्याओं को दूर करने के लिए उपाय बताता वो करती रहती। 2020 में करवा चौथ का दिन आता है। चूँकि करवा चौथ सारी पत्नियाँ व्रत रखी हुई थी, लेकिन अब चूँकि रूबी का पति उसे छोड़ चुका था, तो उसका कोई व्रत और ये सारी चीज़ें नहीं थी। शाम के बाद रात हुई, ठीक करवा चौथ की रात। अचानक रूबी अपनी माँ से कहती है कि मैं ज़रा तांत्रिक से मिलकर आती हूँ, क्योंकि वो पहले भी कई बार गई थी शाम को, रात को, और लौट आती थी आधा 1 घंटे में। तो माँ ने कहा ठीक है, जाओ मिलकर आ जाओ। अब रूबी भी तांत्रिक के पास जाती है, लेकिन कई घंटे बीत जाते हैं, वो लौटती नहीं है। माँ को फ़िक्र होती है। जब कुछ घंटे के बाद भी बेटी नहीं लौटी, तो माँ तांत्रिक के पास पहुँची, क्योंकि वो भी तांत्रिक को जानती थी। तांत्रिक के पास जाकर रूबी की माँ ने पूछा कि मेरी बेटी आपसे मिलने आई थी, वो घर पर नहीं लौटी। तांत्रिक ने बताया कि वो तो आज आई ही नहीं। अब माँ को बड़ा अजीब लगा कि बेटी ने झूठ बोला। तांत्रिक के पास कुछ और लोग भी बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि नहीं, आज तो रूबी आई नहीं, क्योंकि छोटे से इलाके में लोग एक दूसरे को जानते हैं। अब परेशान माँ घर लौट आई। उसे लगा कि पता नहीं किसी से मिलने तो नहीं चली गई। तमाम तरह के ख्याल मन में आ रहे थे। किसी तरह कशमकश से पूरी रात बीत गई। अगले दिन माँ ने इधर-उधर ढूँढना शुरू किया कि कहाँ चली गई। ज़िंदगी में परेशान है, कुछ कर ना ले। दूसरा दिन भी बीत गया, तीसरा दिन भी बीत गया, चौथा दिन भी बीत गया। अब 4 दिन हो गए। रूबी का कोई अता-पता नहीं, कोई सुराग नहीं। कई बार तांत्रिक से पूछा, तांत्रिक ने कहा कि शायद कहीं आस-पास ही हो। क्योंकि मजबूर माँ अब तांत्रिक से अपनी बेटी का पता पूछ रही। लेकिन 4 दिन जब हो गए, तमाम कोशिशें कर ली रूबी की माँ ने और रूबी का पता नहीं चला। तब रूबी की माँ को लगा कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए। इसी के बाद रूबी की माँ लखनऊ के पुलिस स्टेशन में जाकर उसकी मिसिंग की रिपोर्ट लिखाती है। पुलिस रिपोर्ट लिखती है, फ़ौरन एक्शन भी लेती है। रिपोर्ट लिखने के बाद अब पुलिस तलाश शुरू करती है। सबसे पहले रूबी की माँ का बयान दर्ज होता है और उस रात की सारी कहानी पुलिस पूछती है। तो रूबी की माँ बताती है कि कुछ वो ऐसे-ऐसे शाम को निकली थी तांत्रिक के घर जाने के लिए। पुलिस की एक टीम फौरन तांत्रिक के पास पहुँचती है।
अब तांत्रिक का नाम आते ही चूंकि पुलिस को लगा कि ये तो बड़ा सीधा सा केस है, तांत्रिक को ही पता होगा कि वो कहाँ गई है, उसी ने कुछ गड़बड़ किया होगा। पुलिस ने तांत्रिक से पूरी पूछताछ की, सख्ती से भी की, तमाम तरीके से की, लेकिन तांत्रिक ने बताया कि वो आती तो थी, लेकिन करवा चौथ के दिन वो नहीं आई। पुलिस को लगा कि कहीं ना कहीं से तांत्रिक शायद सच बोल रहा है, लेकिन फिर भी तांत्रिक के ऊपर शक था। अब पुलिस ने फिर रूबी का मोबाइल नंबर लिया और रूबी की माँ से नंबर लेने के बाद उसके कॉल डिटेल खंगाले शुरू किए। अब उसके बाद पुलिस ने देखा कि रूबी के मोबाइल पर तमाम नंबर हैं, नॉर्मल बातचीत होती है, लेकिन 2 ऐसे नंबर हैं जिन पर वो ज़्यादा बात करती थी और काफ़ी देर तक बात करती थी। तो एक नंबर तो उस तांत्रिक का था और दूसरा नंबर जो था वो किसी और शख्स का था, और उस करवा चौथ के दिन भी उस तांत्रिक से रूबी की बात हुई और उस दूसरे शख्स से भी बात हुई। अब पुलिस को लगा कि इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा, तो अब पुलिस ने उस तांत्रिक को कॉल डिटेल के आधार पर उठाया और फिर उसके बाद थाने ले गई। दूसरी तरफ पुलिस की एक दूसरी टीम उस दूसरे शख्स को भी उठाकर थाने ले आई और अब उससे पूछताछ शुरू की। दोनों ही साफ इनकार करने लगे कि रूबी कहाँ है, ये हमें नहीं मालूम। पुलिस ने तमाम तरीके अपनाए, जो थर्ड डिग्री होता है वो भी अपनाया, क्योंकि पुलिस एक चीज में कंफर्म थी, वो ये कि रूबी की मिसिंग की पहेली यही दोनों जानते हैं, या तो तांत्रिक या वो दूसरा शख्स जिसे रूबी की लंबी बातें हुआ करती थी और ज़्यादा बातें हुआ करती थी। तो इसी के बाद अब पुलिस ने जब उन दोनों के ऊपर थर्ड डिग्री अपनाना शुरू किया और काफ़ी टार्चर किया, लेकिन दोनों ने मुंह नहीं खोला। तांत्रिक बार-बार अपने आप को बेकसूर बताता रहा, वो दूसरा शख्स भी अपने आप को बेकसूर बताता रहा। अब इतने थर्ड डिग्री के बावजूद जब दोनों ने मुंह नहीं खोला और उस मोबाइल के कॉल डिटेल के अलावा पुलिस के पास कोई सबूत नहीं था, तो पुलिस को लगा कि कहीं मामला उल्टा ना हो जाए। तो कई दिनों तक हिरासत में रखने के बाद जब कोई सबूत सुराग मिला नहीं, दोनों ने जुर्म कबूल किया नहीं, तो पुलिस ने दोनों को छोड़ दिया। लेकिन जो जांच टीम थी उसने कहा कि इन दोनों पर नजर रखो। अब 2 लोग थे, दोनों को छोड़ दिया गया। रूबी का अब तक कोई सुराग नहीं मिला। अब पुलिस को भी लगा कि शायद रूबी कहीं और किसी के साथ गई हो, लौट आएगी, क्योंकि इतना हाई प्रोफाइल मामला तो था नहीं और पुलिस उसको लेकर भी थोड़ी-सी बेफ़िक्र थी कि शायद ये ऐसा कुछ मामला नहीं है। तो इसके बाद अब पुलिस का रवैया और जाँच उसमें सुस्त रफ्तार हो गई। बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं रहा, क्योंकि 2 ही सस्पेक्ट थे। दोनों से पुलिस ने तमाम तरह से पूछने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कुछ बताया नहीं। तो अब वक़्त बीतने लगा और पुलिस की दिलचस्पी भी रूबी के इस केस से एक तरह से कम होने लगी। करीब 6 महीने बीत गए। यह बात 2020 की है। अक्टूबर या नवंबर का महीना था। अब 2021 आ गया और 2021 करीब मार्च या अप्रैल का महीना था। अब पुलिस इस केस को भूल चुकी थी। कभी-कभार रूबी की माँ थाने में ज़रूर जाती थी और पूछती थी कि मेरी बेटी का कोई सुराग मिला, कोई पता मिला। पुलिस अपने हाथ खड़े कर लेती और कहती कि हम कोशिश कर रहे हैं, जाँच जारी है, लेकिन होता कुछ नहीं। 6 महीने बीत गए, रूबी का ना कुछ सुराग मिला, ना कोई खबर मिली। इधर उसके 2 छोटे बच्चे वो भी परेशान, बिना माँ के, और रूबी की माँ भी परेशान कि बेटी पहले ही उसके पति ने उसका साथ छोड़ दिया, ऊपर से 2 बच्चे हैं और अब खुद माँ भी गायब हो गई है। तो सारा उथल-पुथल था ज़िंदगी में। 6 महीने बीत गए और कोई सुराग नहीं मिला। इस दौरान पुलिस ने बीच में भी कई बार तांत्रिक और उस दूसरे शख्स से पूछताछ की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। 6 महीने के बाद एक रोज़ थाने में कई पुलिस वाले मौजूद थे, जैसे कि वो हमेशा होते हैं। अचानक शाम का वक़्त था, अंधेरा होने वाला था। लखनऊ के उस पुलिस स्टेशन में एक शख्स दाखिल होता है। यह वही शख्स था जिसका नंबर पुलिस के पास था और जिससे पुलिस ने कई बार पूछताछ की और कई बार थर्ड डिग्री का भी इस्तेमाल किया। नाम पवन था, उम्र यही कोई 30-32 साल के आसपास। थाने में पहुंचा, पुलिस उसको देखकर, चूंकि कई बार वो थाने आ चुका था, पहले कई बार खातिरदारी भी हो चुकी थी, तो पुलिस को लगा कि ये यहाँ क्यों आया है। वो परेशान घबराया हुआ बेहद बोल रहा है। तो पुलिस ने पूछा कि क्या हुआ, तो उसने कहा कि साहब मुझे पकड़ लो, मैं रूबी का कातिल हूँ। अब पुलिस ने कहा कि ये क्या बकवास कर रहा है, इतनी बार इसके ऊपर सब कुछ किया, इतने हथकंडे अपनाए और यह ढीठ बना रहा, और आज यह थर-थर काँप रहा है और बेहद घबराया हुआ है। अब पुलिस ने खुद
पहले देखा थाने के बाहर जाकर कि कोई और तो नहीं है जो उसको मार पीट के यहाँ लाया हो, लेकिन बाहर देखा तो कोई नहीं था। तो उन्होंने कहा तुम अपनी मर्जी से आए हो? उसने कहा हाँ, मैं अपनी मर्जी से आया हूँ और कृपया आप मुझे पकड़ लो, मैं अपना जुर्म कबूल कर रहा हूँ और रूबी को मैंने मारा। और पुलिस को लगा कि ये थोड़ा इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, कहीं ये पागल ना हो गया हो। और ये है कि कहीं पुलिस ने इतना मारा-पीटा तो उसकी वजह से इसके ऊपर कोई दिमागी असर तो नहीं पड़ा है। अब पुलिस वाले भी थोड़ा घबरा रहे थे कि अरे यार! अगर इसको कुछ हो गया तो पूरा थाना निपट जाएगा। तो उसको बड़े प्यार से पुलिस वालों ने बैठाया कि अच्छा घबराओ मत, बताओ। उसने कहा नहीं मैं घबरा नहीं रहा हूँ, बस आप मुझे पकड़ लो वरना मैं शायद मर जाऊँगा। तो उसने कहा कि ऐसा क्या हो गया? तो उसने कहा कि रूबी की आत्मा पिछले 6 महीने से मुझे सोने नहीं दे रही है। शुरुआत में मुझे लगा कि चलो 1-2 दिन का ये मामला है, फिर धीरे-धीरे उसकी याददाश्त खत्म हो जाएगी। लेकिन उसने बोला इधर कई दिनों से दिन-रात उसको देखता हूँ, मुझे हर एक के अंदर रूबी का चेहरा नज़र आता है। मैं रात को सोता हूँ तो नींद नहीं आती क्योंकि ऐसा लगता है जैसे रूबी मेरे बराबर में है। ये मुझे उठा रही है, मुझे धमका रही है। अब पुलिस ने कहा कि ये बहकी-बहकी बातें कर रहा है, ज़रूर कुछ गड़बड़ है और डर भी है पुलिस वालों को। अब पुलिस वाले एक कातिल जो कह रहा है कि मैंने कत्ल किया, मुझे पकड़ लो, उसके साथ हमदर्दी दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम घबराओ मत, हम लोग हैं, तुम पुलिस थाने में हो, डरने की कोई बात नहीं है। उसने कहा कि मैं कोई डर-वर नहीं रहा हूँ, बस आप मुझे जो कह रहा हूँ मेरी बात मानो और मुझे पकड़ लो। तब पुलिस वाले भी थोड़े नॉर्मल हुए। उन्होंने कहा, "यार ये कुछ कह रहा है।" तो फिर उन्होंने कहा, "अच्छा ये बता तूने मारा क्यों?" तो उसने कहा कि देखिए साहब जो करवा चौथ का दिन था, उसने पूरी कहानी सुनाई। जब उसके पति ने तलाक दिया, उसके बाद वो अपनी माँ के पास गई। मैं उसी मोहल्ले में रहता हूँ, तो कई बार मुलाकात हुई। फिर हम दोनों बात करने लगे, मिलने-जुलने लगे और फिर प्यार हो गया और फिर हमारा रिश्ता यूँ ही चलता रहा। करवा चौथ के दिन मैंने उसे मिलने के लिए कहा था, क्योंकि कई बार होता है कि चलो शादी कर लेंगे, तो मैं उसको अपनी पत्नी के तौर पर देखता था। शादी हुई नहीं थी। तो उसने कहा कि तुम आज घर मत जाओ, करवा चौथ का दिन है। रूबी इसके लिए तैयार नहीं थी। उसने कहा मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी माँ है, सब घर पे मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। उसने मनाने की बहुत कोशिश की, वो मानी नहीं। फिर उसे गुस्सा आ गया। उसके बाद घर में कोई वज़नी चीज़ रखी हुई थी। उसने उठाया और उसके सर पर मार डाला। क्योंकि वो शराब के नशे में था, तो नशे में उसे कुछ पता नहीं था। जब सर पे मारा तो थोड़ी देर के बाद उसने देखा कि वह बिस्तर पर पड़ी हुई है। उसकी साँसें रुक गई हैं। खून बेतहाशा बह रहा है, वो मर चुकी है। जब ये हुआ तो उसका सारा नशा गायब हो गया कि ये क्या कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन नशे में हो गया। वो बोला कि घबरा गया कि अब पकड़ा जाएगा, पुलिस पकड़ लेगी। फिर उसने सोचा कि जिस कमरे में उसे मारा था, उसी कमरे में फिर एक गड्ढा खोदना शुरू किया और गड्ढा खोदने के बाद रूबी की लाश को उसमें रखा, ऊपर से मिट्टी डाली और उसको दफ़न कर दिया, अपने ही रूम में। और उसके बाद वो नॉर्मल रहने लगा। किसी ने उससे पूछा ही नहीं रूबी के गायब होने के बारे में। सब तांत्रिक के ऊपर शक कर रहे थे। उसके पास कोई आया नहीं, लेकिन उसका नंबर पुलिस को मिल गया। लेकिन उसे पता था कि जब तक ये लाश यहाँ है और उस लाश के बारे में किसी को पता नहीं चलता, तब तक पुलिस उसे नहीं पकड़ सकती। उसने कहा कि इसके बाद सब ठीक चल रहा था, लेकिन एक तो वो लाश उसके कमरे में थी और वो उसी कमरे में सोता था। तो जब भी डर लगता वो शराब पी लेता, नशे में कुछ देर के लिए भूल जाता। लेकिन उसने कहा कि पिछले कई दिनों से अब शराब का नशा भी काम नहीं कर रहा है और लगता है कि वो ज़मीन से बाहर निकलेगी और उसे मार डालेगी। वो धमकी दे रही है, 24 घंटे उसका चेहरा दिखता है और हर शख्स में वो ही दिखाई देती है। वो कहती है कि बदला लेगी, तो कई दिनों से वो सोया नहीं। रूबी की जो आत्मा है वो तंग कर रही है। उसे लगता है कि वो पागल हो जाएगा, रूबी उसे मार देगी। तो बचने का एक ही रास्ता था कि वो अपना जुर्म कबूल कर ले। पुलिस ने सारी कहानी सुनी, तो उसने कहा कि अभी तक शायद इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, क्योंकि कातिल यूं ही थाने में आकर अपना जुर्म कबूल नहीं करता। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट ये था कि उसने बताया कि रूबी की लाश को उसने कमरे में दफन कर दिया है। तो पुलिस की एक टीम फौरन उस रात उसके घर जाती है। उस कमरे में जमीन की खुदाई की जाती है। खुदाई के बाद अंदर से कंकाल बाहर आता है। चूंकि 6 महीने हो चुके थे, तो सारे कपड़े सब गल चुके थे
अब कंकाल से कोई कैसे पहचान सकता है? फिर भी माँ को बुलाया गया। अब उस कंकाल को देखकर कोई कैसे बता सकता है कि वो उसकी बेटी है? तो पुलिस ने कहा कि अब डीएनए के ज़रिए इसका पता करेंगे। लेकिन इत्तेफ़ाक से उस गड्ढे से 2 और चीज़ें मिली, जिसे देखकर रूबी की माँ ने पहचान लिया कि ये उसकी बेटी है। एक तो उसके हाथ में कंगन थे और कंगन कंकाल की हड्डियों के साथ ही था। दूसरा, रूबी का बाएँ पैर का ऑपरेशन हुआ था और उसमें राड डला हुआ था। तो उस कंकाल के अंदर वो राड अब साफ दिखाई दे रहा था। तो ये 2 चीज़ें थी, निशानी के तौर पर। माँ ने कहा, पुलिस ने मान लिया, लेकिन अब कानून और अदालत में डीएनए का मैच होना भी ज़रूरी था। तो पुलिस ने सैंपल लिया, डीएनए करवाया, डीएनए टेस्ट भी मैच कर गया, यानी कि वो रूबी ही थी। इसके बाद पवन को पुलिस ने हिरासत में लिया, चार्जशीट बनाई गई, उसे जेल भेजा गया और यह केस अभी ट्रायल कोर्ट में है। तो ये थी आज की कहानी। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएँ। मिलते हैं किसी और कहानी के साथ, तब तक अपना ख़्याल रखें। जय हिंद।